सिंपल भाषा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो होता है ना उसे बोलते हैं क्या, हेट्रोडोंट। जैसे इसको हेट्रोडोंट को यहाँ पे समझिए आप, हेट्रो मीन्स होता है क्या, अदर या फिर डिफरेंट। आप 9th क्लास में पढ़े होगा हेट्रो मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोडोंट अगर लेंगे तो होमोडोंट में ऐसा होगा ना कि कंप्लीट सभी दांत का अरेंजमेंट सेम होगा। जैसे एलिगेटर में, तो उसमें क्या होगा ना कि सारा दांत एक ही फिजियोलॉजी का होता है, उसे बोलते हैं होमोडोंट। और यहाँ पे हेट्रोडोंट है, तो हेट्रोडोंट में क्या हो जाएगा, अपना दांत जिसमें सभी दांत अलग अलग फॉर्म के होते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। और ये क्या हो जाता है, टीथ। अब इसका क्या हुआ, जैसे ICPM मोदी, आई से मतलब क्या हुआ, इंसीजर, फिर ये क्या हो जाएगा, कैनाइन, फिर ये प्रीमोलर और ये मोलर। ये डिफरेंट टाइप्स का टीथ जो। हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू, वेलकम बैक ऑन BT Academy, माई सेल्फ एमजे सर। स्टूडेंट ये सीरीज़ हमारा 11th क्लास का है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। इससे पहले आपको मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर, बेसिक लेक्चर था वो, उसको आप विज़िट कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो। इस पोर्शन में हम लोग कंप्लीट NCERT के लाइन बाय लाइन को डिस्कस करेंगे, मतलब NCERT का लाइन बाय लाइन डिस्कस होने वाला है और इम्पॉर्टेंट पोर्शन को डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग भी आएगा और उससे एडवांस भी आएगा, मतलब अच्छा होने वाला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये पोर्शन क्या है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आते हैं डाइजेशन होता है क्या है। इससे पहले मैंने आपको बेसिक पोर्शन कवर करवा चुका हूँ। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सेकंड नंबर लेक्चर है हमारा ये, डाइजेशन क्या होता है। इससे पहले आप एक सीन शॉट ले लो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है। जैसे आपको ये बोले कि न्यूट्रिएंट कितने तरीके का होता है, तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आप लेना क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद आएगा प्रोटीन, उसके बाद आएगा वाइटामिन्स, उसके बाद आएगा फैट, ये सब हमारा क्या है, और एक मिनरल्स। ये सारा कंपोनेंट ऑफ फूड कहलाता है, याद रखना आप। इसके बारे में मैंने आपको सारे के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स और मिनरल्स, इसी के डाइजेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि TION जब भी लग जाता है तो एक प्रोसेस बन जाता है, मतलब ये एक क्या है, प्रोसेस। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है, तो लिखिएगा डायरेक्ट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर एंड ध्यान से देखो इस पोर्शन को। इसमें डेफिनेशन तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में होगा क्या, तो कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि चेंजिंग होगा, कन्वर्ट होगा एक फेज से दूसरे फेज में। तो कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं क्या, कंपाउंड। याद रखना इस चीज़ को। तो कंपाउंड फूड कंपोनेंट बोले या फिर कॉम्प्लेक्स बोले, ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैंने इससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो कंपाउंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मोनोमर्स बहुत ज़्यादा होगा। जैसे सिंपल हम ये बोले कि यहाँ पर लिखते हैं मोनोमर का मतलब क्या होता है, जो एक यूनिट हो, एक चीज़ हो। सपोज करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर है और ये कार्बोहाइड्रेट कितने कंपोनेंट्स का बनता है, तो CHO का बनता है ये कार्बोहाइड्रेट। तो CHO जो हुआ ये एक मोनोमर्स हुआ,
और इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, एन कैरी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, मतलब पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इस कंपोनेंट्स में आएगा। तो ये इसका बेसिक हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया कार्बोहाइड्रेट का। तो वही चीज़ है मोनोमर, मोनोमर में जब एन लग जाएगा, एन टाइम्स मोनोमर हो जाएगा, तो वो बन जाएगा क्या, कंपाउंड, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। फिर अब एक चीज़ यहाँ पे देखना ध्यान से कि डाइजेशन तो हमें पता चला कि डाइजेशन होगा क्या, कि वो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होगा, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होगा, उसको ब्रेक करेंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे बॉडी के साथ वो मिल जाए, और मिलने के बाद हमारे बॉडी में सेल तक पहुँचे, और सेल तक पहुँचने के बाद वो सेल उस एनर्जी को यूज़ कर ले। क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, ये सारा एनर्जी के लिए पढ़ेंगे ना, एनर्जी मिलेगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसी प्रोसेस में हम लोग देखेंगे। तो डाइजेशन हुआ क्या, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को छोटे पार्टिकल्स में बदल देने को डाइजेशन बोलते हैं। अब वो बदलेगा कैसे, तो दो फॉर्म होता है, एक चबाएंगे, तो दांत से चबाएंगे, उसको बाइटिंग करेंगे और चेविंग करेंगे, तो वो फूड पार्टिकल्स ब्रेक होगा, और एक होगा एंजाइमेटिक एक्शन से। तो दो तरह का टाइप्स होता है डाइजेशन का, याद रखना, लिखना, टाइप्स ऑफ डाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डाइजेशन। मतलब ब्रेकडाउन के मोड के ऊपर डिपेंड करता है डाइजेशन, मतलब ब्रेकडाउन। तो पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके मोड के ऊपर दो तरीके का होता है डाइजेशन। पहला होगा क्या, फिजिकल, या फिर इसे हम लोग बोलेंगे क्या, मैकेनिकल डाइजेशन। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैकेनिकल डाइजेशन, एनसीईआरटी का लाइन है ये सब। फिजिकल या फिर मैकेनिकल डाइजेशन, इससे ये पता चला कि इसमें पहला आपको दिख क्या रहा है, तो इसमें आपको दिखेगा क्या, नो एंजाइम्स रिक्वायर्ड, एंजाइम्स रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होगा, कोई भी एंजाइम्स का इसमें हेल्प नहीं होगा, पहला चीज़, नो एंजाइम्स रिक्वायर्ड। अब एक चीज़ समझो कि ये एंजाइम होता क्या, पहले ये भी समझ लेते हैं। तो एंजाइम को बायोलॉजी के फॉर्म में बायो कैटलिस्ट बोला जाता है, कैटलिस्ट। अब एक चीज़ समझो कि ये कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट उसको बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या करे, इंक्रीज कर देता हो कम समय में, मतलब टाइम वही है, उस टाइम में ना रिएक्शन का जो रेट होगा ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है ना, बायो कैटलिस्ट मतलब ये हुआ ना कि बायो का मतलब ये हुआ कि ये बायोलॉजी के अंदर है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट रिलेटेड में है, इसलिए बायो कैटलिस्ट बोल रहे हैं। एक्चुअली में कैटलिस्ट भी बोला जाता है, केमिस्ट्री की दुनिया में इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। और एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसलिए। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, उसे बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, मतलब एंजाइम्स बोलते हैं। पहला चीज नो एंजाइम रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या होगा ना कि एक चीज होगा ब्राउट अबाउट बाय हार्ड सब्सटेंस या फिर हार्ड पार्ट, दैट इज टीथ के द्वारा, मतलब अपने बॉडी में टीथ है, टीथ से क्या होगा कि ये डाइजेशन होगा। अब इसका ब्रेकडाउन होगा कि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स को तो तोड़ देगा, मतलब फिजिकली माइक्रोमोलिक्यूल्स, फिजिकली मतलब ये हुआ कि फिजिकल डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि वो बड़ा पोर्शन है, उसको छोटे पोर्शन में तोड़ दिया, मगर अब भी वो एब्जॉर्ब होने के काबिल नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी वो माइक्रोमोलिक्यूल से माइक्रो हुआ है बट फिजिकल हुआ है, केमिकली नहीं हुआ है। वो केमिकली का मतलब ये हुआ ना कि मोनोमर्स में कंप्लीट अभी टूटा नहीं है, इसलिए अभी क्या होगा कि फेल हो जाएगा, ये फेल टू डाइजेस्ट
या फिर ब्रेक एट बॉन्ड लेवल। बॉन्ड लेवल याद रखना इस चीज को, ब्रेक डाउन बॉन्ड लेवल पे नहीं करेगा, बॉन्डिंग तक वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं, वो हो जाएगा क्या, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन है तो याद रखना केमिकल डाइजेशन, केमिकल मतलब क्या होता है, केमिकल्स मतलब लिक्विड जो अपने बॉडी के अंदर निकल रहा है, जो फिजियोलॉजी को, उसके केमिकल बिहेवियर को भी चेंज कर देगा। तो इसमें एक चीज आएगा क्या कि रिक्वायर्ड एंजाइम। उसके बाद क्या होगा ये, तो ये ब्रॉट अबाउट बाय हार्ड सब्सटेंस, ये ब्रॉट अबाउट बाय हार्ड सब्सटेंस से नहीं, ये एंजाइम्स की मदद से इसको ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक करने के बाद ये कंप्लीट डाइजेस्ट और ब्रेक करेगा किस लेवल पे, बॉन्ड लेवल पे। तो लिख लेना इसमें ब्रेक एट बॉन्ड लेवल, दैट इज टू इट्स मोनोमर। क्योंकि कोई भी चीज अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो बहुत सारे मोनोमर्स के यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो वो मोनोमर्स में ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद अब ये आसानी से एब्जॉर्ब होने के काबिल हो गया, अब ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो देखिएगा अगले पोर्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये आप लोग देख लिए कि डाइजेशन होता क्या है। अब डाइजेशन होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन होगा कैसे, कहाँ होगा। तो लिखना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को गट भी बोलते हैं, और गट को फिर जीआईटी भी बोला जाता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब होता है नली। और फिर एलिमेंट्री कैनाल के बाद फिर आएगा क्या, सेकंड नंबर में डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब यहाँ पे देखना एलिमेंट्री कैनाल, गट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना वो माउथ से शुरू होता है और एनस तक जो एक्सक्रीट आउट जहाँ से होता है वहाँ तक के हॉलो पोर्शन को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। गट भी बोलते हैं उसे, और जीआईटी भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। फिर आते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल है अगर, तो देखना एलिमेंट्री कैनाल अगर है तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा। तो पहले देखना, स्टेप में लिखवा दे रहा हूँ आपको सिंपल होने के लिए। सबसे पहला एक चीज़ और समझो, मेजर पोर्शन, दो चीज़ अपने बॉडी के अंदर होता है। एक होता है एंटेरियर एंड, या फिर एंटेरियर, और फिर एक होता है क्या नेक्स्ट में पोस्टेरियर। ठीक है, एंटेरियर और पोस्टेरियर एक्चुअली में ये क्या है, ओपनिंग है। एंटेरियर ओपनिंग और पोस्टेरियर ओपनिंग, ये क्या शो कर रहा है। एंटेरियर का मतलब होता है सामने, फ्रंट, याद रखना इस चीज़ को। ये फ्रंट ओपनिंग को बोलेंगे, और ये हो जाएगा क्या, बैक ओपनिंग को बोलेंगे क्या, पोस्टेरियर एंड। तो पोस्टेरियर और एंटेरियर ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो पोस्टेरियर से अगर चलते, सॉरी एंटेरियर से चलते हैं अगर हम लोग, एंटेरियर ओपनिंग से चलते हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा अपन को। तो देखना सबसे पहले मिलेगा माउथ। अब माउथ जो होता है ना, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं माउथ। ठीक है, अब जैसे माउथ को ओपन करते हैं तो ये किस चीज़ को लीड्स करेगा, किसको देगा, ये लीड्स टू ओरल कैविटी। एक कैविटी आएगा, ओरल कैविटी, या फिर इसे दूसरे नाम से जानते हैं क्या, बक्कल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी बोले या फिर
बक्कल कैविटी बोले, ये दो चीज़ को लीड्स करेगा। अब जब ये बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी को लीड्स करेगा तो फिर ये फर्दर किसको ओपन करेगा, तो ये जाएगा ऐसे जगह पे जहाँ पे एयर और फूड दोनों एक साथ मिलता हो। तो एयर और फूड एक साथ मिलने वाले जगह को क्या बोला जाता है, फेरिंग्स। याद रखना इस चीज को, फेरिंग्स। फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स अगर हुआ है तो फेरिंग्स फिर एक और चीज को ओपन करेगा। देखो लिड्स टू हर जगह पे लिखाएगा। फेरिंग्स के बाद आएगा क्या, एसोफेगस। फेरिंग्स यहाँ पे खत्म हुआ, आने के बाद फिर अब फूड पाइप आएगा, उसको क्या बोला जाता है, एसोफेगस। इसे बोला जाता है क्या, फूड पाइप। अब ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप किसको ओपन करेगा, तो याद रखना ये आएगा स्टमक। स्टमक को लीड करेगा और स्टमक के बाद फिर आएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारा रीजन होता है। पहला क्या रीजन आएगा, तो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद फिर क्या आएगा, जेजुनम। और फिर ये जेजुनम ओपन करेगा किसको, इलियम। और फिर ये इलियम किसको ओपन करेगा, तो रेक्टम को, जहाँ पे टेम्पोररी क्या होता है, फीसेस जो होता है, स्टूल स्टोर होता है, टेम्पोररी स्टूल स्टोर। टेम्पोररी स्टूल स्टोर होता है वहाँ पे। और उसके बाद फिर आएगा क्या, एनस। तो ये हो गया आपका क्या, पोस्टीरियर एंड। याद रखिएगा इस चीज़ को, एक मिनट। ये हो जाएगा आपका क्या, पोस्टीरियर एंड बोले या ओपनिंग बोले, पोस्टीरियर ओपनिंग हो गया ये, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया। एंटीरियर में क्या आ जाएगा, माउथ, और फिर पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा, एनस आ जाएगा। उसके बाद आते हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ मिला, माउथ। अब माउथ मिला है अगर, तो माउथ के बारे में हम लोगों को कुछ जानना होगा, क्योंकि सबसे पहला ओपनिंग क्या होगा, माउथ। तो माउथ के बारे में तो कुछ एक्चुअली में नहीं जानना है। माउथ का जो कैविटी है, जिसे बोल रहे हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, तो समझना यहाँ पे ओरल कैविटी, या फिर इसे बोलते हैं क्या, बक्कल कैविटी। अब ये ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी है अगर ये, तो इस कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ मिलेगा। पहला, इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले मिलेगा आपको टीथ, और फिर मिलेगा नेक्स्ट में क्या, टंग। दो तरह का चीज़ मिलेगा, टीथ और टंग मिलेगा। अब टीथ है तो टीथ का बहुत सारा अरेंजमेंट होता है। पहले अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, किस नाम से जानते हैं, तो देखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, टीथ। टीथ को सबसे पहले इसको बोला जाता है थेकोडोंट। टीथ के अरेंजमेंट को, पहले वाले अरेंजमेंट को थेकोडोंट बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन। जबड़े का जो बोन होता है ना, ये इसके सॉकेट में टीथ अरेंज होता है। उसको एक टर्म से, टर्मोलॉजी से जानते हैं, बोला जाता है क्या, थीकोडोंट। डोंट मीन्स होता है दांत, और थीको मतलब होता है उसके अंदर फिक्स्ड किया हुआ, थीकोडोंट। फिर नेक्स्ट में आएगा क्या, थीकोडोंट के बाद क्या आएगा, तो आएगा डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या हुआ, डाई मीन्स होता है दो, याद रखना इस चीज को, दो। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, तो टू सेट ऑफ टीथ, दैट इज टेम्पोररी। इसे मिल्क टीथ भी बोलते हैं,
तो अब ये टेम्पोररी टीथ को मिल्क टीथ भी बोलते हैं, चाइल्ड टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये चाइल्ड में आता है। और एंड सेकंड होता है क्या, एडल्ट टीथ या फिर कंप्लीट परमानेंट टीथ, इसे बोला जाता है। 2 सेट में आएगा उसे बोलेंगे डाइफायोडोंट, ठीक है। अब फिर एक और चीज़ आता है 3rd नंबर में, पहला, दूसरा और फिर यहाँ पे ये तीसरा, थेकोडोंट, डाइफायोडोंट और एक होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या हुआ कि देखना अच्छे से, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टीथ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, सिंपल भाषा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो होता है ना उसे बोलते हैं क्या, हेट्रोडोंट। जैसे इसको हेट्रोडोंट को यहाँ पे समझिए आप, हेट्रो मीन्स होता है क्या, अदर या फिर डिफरेंट। आप 9th क्लास में पढ़े होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोडोंट अगर लेंगे तो होमोडोंट में ऐसा होगा ना कि कंप्लीट सभी दांत का अरेंजमेंट सेम होगा। जैसे एलिगेटर में, तो उसमें क्या होगा ना कि सारा दांत एक ही फिजियोलॉजी का होता है, उसे बोलते हैं होमोडोंट। और यहाँ पे हेट्रोडोंट है, तो हेट्रोडोंट में क्या हो जाएगा, अपना दांत जिसमें सभी दांत अलग अलग फॉर्म के होते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। और ये क्या हो जाता है, टीथ। अब इसका क्या हुआ, जैसे ICPM मोदी, आई से मतलब क्या हुआ, इंसीजर, फिर ये क्या हो जाएगा, कैनाइन, फिर ये प्रीमोलर और ये मोलर। ये डिफरेंट टाइप्स का टीथ जो हुआ ना, इसे बोलेंगे क्या, हेट्रोडोंट। तो 3 चीज पढ़े हम लोग। पहला थीकोडोंट, जो सॉकेट में अरेंजमेंट होगा उसको थीकोडोंट बोलेंगे। फिर एक आएगा डाइफायोडोंट, 2 सेट में आता है दांत, उसको डाइफायोडोंट बोलेंगे। और एक होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अ जॉ बोन। जॉ बोन में डिफरेंट टाइप्स का टीथ जो होता है उसे बोलेंगे क्या, हेट्रोडोंट। और फिर टंग के बारे में आपको पता ही है कि टंग के ऊपर क्या होता है, एक टेस्ट बड होता है जो क्या करता है, अपने को टेस्ट देने में मदद करता है। और ये एक बोन से अटैचमेंट होता है जिसको व्हाइट बोन बोला जाता है, टंग, ठीक है। तो अभी इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब अगले स्लाइड पे आते हैं। अभी हम लोग पढ़े क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। अब आते हैं उसी डिफरेंट टाइप्स के टीथ को कैसे एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है डेंटल फॉर्मूला। तो याद रखना डेंटल फॉर्मूला होता क्या है। तो सिंपल भाषा में ये समझना कि ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ है। ये मतलब नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक फॉर्मूले के फॉर्म में, उससे ही बोलते हैं क्या, डेंटल फॉर्मूला। याद रखना डेंटल फॉर्मूला में क्या होगा, डेंटल लिखा हुआ तो है ही, चलो लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला में आपको दिखेगा क्या, तो सबसे पहले ICPM मोदी ऊपर रहेगा, फिर ICPM मोदी और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल भाषा में समझना कैसे, हम लोग आप 11th क्लास में हो सकता है कि क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे, क्योंकि अपन लोग क्या है ना कि बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है वैसा सिमेट्री, वैसे 2 पोर्शन में बांटने वाले को बाइसिमेट्री बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक अगर एक एक्सिस से कट किया जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, उसे बोलते हैं बाइसिमेट्रिकल। तो बाइसिमेट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर कट किया जाए तो कंप्लीट 2 इधर और 2 इधर हो जाएगा। मतलब जबड़े के बारे में बात करें
तो एक पोर्शन इधर और एक पोर्शन इधर हो जाएगा, तो इसके अंदर एक नीचे वाले पोर्शन में एक हॉलो पोर्शन आएगा, मतलब एक पार्ट आएगा तीत का, इधर में एक पार्ट आएगा, इधर में एक पार्ट आएगा, इधर में एक पार्ट आएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा ना कि जैसे ये एक, अगर सपोज करते हैं जबड़ा है, तो यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में बांटे, तो ये वाला और ये वाला और फिर ये और ये। एक्चुअली में क्या है ना कि ऊपर वाला ICPM मोदी ये वाले इसको एक पार्ट को दिखा रहा है और फिर ये एक पार्ट को दिखा रहा है। इसका 2 पार्ट और इसका 2 पार्ट, दोनों को आपस में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बन जाएगा अपना क्या, डेंटल फॉर्मूला। कैसे याद रखना है तो सिंपल समझिएगा। सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे किसका, तो एडल्ट का। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला मतलब क्या हुआ कि अब 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड के ऊपर वाले का डेंटल फॉर्मूला लिखना है। तो देखना ICPM मोदी तो रहेगा ही, उसमें क्या कर देना है ना, मल्टीप्लाई 2। इससे ये पता चला कि ICPM मोदी में क्या करना है आपको, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2। याद रखिएगा जितना ऊपर में होगा उतना ही नीचे में होगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। करते हैं, देखिए 3 और 1 सभी को आपस में ऐड करिएगा पहले। 3 और 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 16, और फिर ये भी 8 है, 8 मल्टीप्लाई 2 16, मतलब 16 और 16, अपर पार्ट में 16 और लोअर पार्ट में 16, कितना हो गया टोटल 32 टीथ हो गया, मतलब कंप्लीट 32 टीथ का सेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्या बोलेगा आपसे, क्वेश्चन पूछता है इसमें, नीट में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अब क्या करते हैं, डेंटल फार्मूला of 17 years old boy, या लड़का या लड़की, 17 years के इंसान का, ह्यूमन इंसान का, 17 years इंसान का अब डेंटल फार्मूला लेना है तो क्या करेंगे, याद तो रखना है आपको क्या, ICPM मोदी इन सीजेड 2 हो, 1 2 3, ये तो एक्चुअली में एडल्ट के लिए आता है। अब यहाँ पे है 17 years का, तो आपको याद क्या रखना है ना कि एक चीज आपको पता होगा कि जब इंसान बड़ा होता है तभी उसको लास्ट मोलर जो होता है ना, मोलर, ये मोलर इसको अकल चौ बोलते हैं, मोलर कितना है 3, मगर मोलर आ जाएगा तो 1 जो होता है ना वो लास्ट में ऐड होता है, मतलब जब 18 से अबव हो जाता है एज तब ये लास्ट में आता है, जिसको बोलते हैं अकल चौ, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ। तो ये होता है मोलर, लास्ट मोलर जिसको बोलते हैं। तो अब सिंपल देखना कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 खत्म हुआ, तो इसको कर दीजिए आप 2 और डिवाइडेड बाय 2 1 2 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखना कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 5 और 2 7, 7 2 14, 14 2 28, 28 मतलब ये हुआ कि इधर एक इधर एक इधर एक और इधर एक, 4 टीथ बचा हुआ है। 4 टीथ जब वो इंसान 20 से अबव हो जाएगा या फिर 19 के पास हो जाए, पार हो जाएगा, तब वो टीथ आएगा और उसे बोलेंगे विजडम टीथ, मतलब अकल हो गया उसको। तो डेंटल फार्मूला ऑफ 17 ईयर्स बॉय के लिए या 17 ईयर ह्यूमन के लिए क्या होगा, 2 1 2 2। अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड बोले या फिर मिल्क टीथ बोले, इसके बारे में आपको डेंटल फार्मूला लिखना होगा। तो क्या कीजिएगा, 2 1 0 2 कर देना बाबू, फिर 2 1 0 2 कर देना, मल्टीप्लाई 2 से कर देना, यहाँ पे देखना कितना आया था 28। यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 2 20, मतलब ये हुआ कि बच्चे को कितना दांत आता है, 20 दांत आएगा। ठीक है, बच्चे को मतलब मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला होता है, मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, तो डेसिडुअस टीथ का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2 1 0 2। इससे ये पता चला कि प्रीमोलर जितना एडल्ट को होता है उतना ही इसको भी, सॉरी
इंसीजर जितना एडल्ट को होगा उतना ही बच्चे को भी होगा, देख लो। और कैनाइन जितना एडल्ट को होता है उतना ही बच्चे को भी होगा। एक कैनाइन होता है एक पार्ट में, ऊपर वाले हाफ एक रीजन में, तो एक कैनाइन हो रहा है यहाँ पे, मतलब ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 2। तो कैनाइन जितना एडल्ट को होगा उतना ही चाइल्ड को भी होगा, मगर यहाँ पे खाली हो जाएगा क्या, प्री मोलर, मोलर से पहले वाला रीजन। प्री मोलर जो होगा ना वो खाली रहेगा। खाली रहेगा का मतलब क्या होगा ना कि वो 0 हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है ना कि प्री मोलर की जगह पे क्या रहता है, मोलर रहता है। सिंपल भाषा में समझिए कि वो प्री मोलर वैकेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जगह ही नहीं है कि वो आगे फर्दर आगे की तरफ जाए। तो वो प्री मोलर जो होगा ना वो नहीं रहेगा। एक्चुअली में प्री मोलर का फिजियोलॉजी अलग होता है, उसका अपीयरेंस अलग होता है, उसका देखने का जो दिखता है वो अलग दिखता है। अब वो बच्चे के पास रहेगा क्या, मोलर, 2 मोलर रहेगा, एक अपर इधर इस एक साइड में, तो 2 मोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्री मोलर की जगह पे क्या आ गया, मोलर। जब वो बड़ा होगा, उसका जबड़ा बढ़ेगा, जब बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि वही प्री मोलर की जगह पे मोलर जो था वो वहां से रिप्लेस होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद परमानेंट टीथ जब आएगा तो वो अपना जगह प्री मोलर ले लेगा और मोलर फिर अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। हो सकता है कि अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करना, मैं आपको फिर से लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है और फिर टेलीग्राम पेज भी है, वहाँ भी आप डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी है, उस पर भी आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके आगे वाले पोर्शन के बारे में। याद रखना बायोलॉजी बहुत आसान लेवल पे और बहुत ही आसान करके आपको पेश करने वाला हूँ। बहुत इत्मीनान से पढ़ना, नोट्स कवर करना और कंप्लीट नीट लेवल पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बायोलॉजी का जब ये पोर्शन कवर हो जाएगा तो फिर मैं आपको पेन और टैबलेट के हिसाब से, मतलब पेन और नोट पैड होता है ना, उसके ऊपर मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके सारा का सारा एनसीईआरटी डिस्कस करूँगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिस्कस करने के बाद आपको सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए एनसीईआरटी पढ़ना। चलिए स्टूडेंट, जब तक के लिए थैंक यू, बने रहें वीडियो के साथ।